मेरे यहाँ इस टारमैक पर पैर रखते से ही एक अनोखी सी ऊर्जा मेरे पांव से लेकर दिल और दिमाग तक पहुंच जाती है। इस जगह में जरूर कुछ ऐसा है जो आपको अपनी जिंदगी को एक चुनौती की तरह जीने की प्रेरणा देता है। और आज हम बस यही करने जा रहे हैं। हम ये जूल्स ऑफ द सी, ये बहुमूल्य रत्न आपके साथ बांटने जा रहे हैं, और शायद और भी कई नए अभियान। तो फिर चलिए। अंडमान में कदम रखते ही हमें एहसास होता है एक अद्भुत शांति का। इसका कारण है कम ट्रैफिक और कोलाहल। भारत का एकमात्र हवा का हिल स्टेशन कहलाए जाने वाला शहर है यहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जहाँ जीवन धीमी रफ्तार से चलती है। कहीं कहीं पर तो पश्चिमी और पूर्वी तट सिर्फ जमीन की एक छोटी सी पट्टी से जुड़े, और कई जगहों पर से तो हम एक साथ समुद्र के दोनों तट देख सकते हैं। इसी भूवैज्ञानिक विशेषता के कारण यह द्वीप दुनिया के सबसे बढ़िया बंदरगाहों में से एक माना जाता है। अंडमान द्वीप समूह में सबसे मशहूर और दुनिया का सबसे सुरक्षित बंदरगाहों में से एक कहलाने वाला बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर, और इसी कारण यह इस संघ शासित प्रदेश का सबसे बड़ा शहर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मुख्यालय है। यहाँ के अंग्रेजी साम्राज्य के ऐतिहासिक अवशेष यहाँ की घुमावदार सड़कों के किनारों पर जगह जगह पर दिख जाते हैं। पुरानी इमारतें, क्लब टावर, युद्ध स्मारक, ऐतिहासिक अबरडीन बाजार में दुकानों की कतार, सरकार द्वारा चलित हस्तशिल्प कला का एम्पोरियम सागरिका, जहां हम शंख, मूंग और मोतियों से बनी विविध वस्तुएं खरीद सकते हैं, और सागर के लहराते नीले पानी में अविरत चलती किश्तियां और यात्री नौकाएं, इन सब की झलक हम देख सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर में पर्यटकों के लिए लग्जरी, डीलक्स और इकोनॉमी श्रेणी के कई होटल हैं, जैसे कि हॉर्नबिल नेस्ट, पियरलेस रिजॉर्ट, फॉर्च्यून रिजॉर्ट, बे आइलैंड, सिंक्लेयर, शॉपिंग इत्यादि। यहाँ के अद्भुत वातावरण और स्वागत के लिए तत्पर एवं खुशमिजाज लोगों की वजह से मैं तो पहले से ही परमानंद की स्थिति महसूस कर रहा हूँ। এটাকে বলে দিতে হবে, হ্যাঁ টিফিনটা কিন্তু ওটা তুলে দেবেন, তাই না? প্রতিবারই হচ্ছে, তাই দেখতে পাচ্ছেন। पोर्ट ब्लेयर में सबसे पहला पड़ाव होगा सेल्यूलर जेल, जो आज एक राष्ट्रीय स्मारक है। सेल्यूलर जेल को केवल पोर्ट ब्लेयर ही नहीं पर पूरे अंडमान की धड़कन कहा जा सकता है। ये ऐतिहासिक इमारत अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और उनके द्वारा सही गई यंत्रणाओं की साक्षी धरोहर है। उनके कड़े राष्ट्रवाद की मूक गवाही देती है। इसमें प्रवेश करते ही हम भारतीय इतिहास के उन क्षणों का जैसे हिस्सा बन जाते हैं। शुरुआती दौर में अंग्रेज इन द्वीपों को दुर्घटना में फंसे जहाजों के लिए एक सुरक्षित जगह के रूप में इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे इस जगह ने अंग्रेजी शासनकाल में भारत की एक कुख्यात कैदी बस्ती का रूप धारण कर लिया। फांसी का पहला तख्ता और पहला जेल यहाँ नहीं पर वाइपर द्वीप पर बनाया गया। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे आज हम पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, शुरू होने के बाद सब कुछ बदल गया। अंग्रेजों ने देश पर अपनी पकड़ फिर से मजबूत की। देश की मुख्य भूमि पर स्थिति सभी कारावास, कैदियों से और पकड़े गए स्वतंत्रता सेनानियों से भर गए थे। अब अंग्रेजों को जरूरत थी एक ऐसी सुरक्षित जगह की जहाँ वे सबसे खतरनाक स्वतंत्रता सेनानियों को बंधक बनाकर रख सके। ऐसी एक ही जगह थी और वे थी अंडमान द्वीप समूह। और इस तरह 10 मार्च 1858 के दिन ब्रिटिश सरकार की नजर में 200 सबसे खतरनाक स्वतंत्रता सेनानियों को राजबंदियों के रूप में अंडमान के पोर्ट ब्लेयर लाए गए। और इस प्रकार शुरू हुई सेल्यूलर जेल के काले पानी की दिल दहला देने वाली कहानी। रशीदा इकबाल इस सेल्यूलर जेल की
राष्ट्रीय स्मारक की क्यों नहीं करें? और यही तो है जिनको इस स्थान के इतिहास के बारे में लगभग पूरी जानकारी है। जी। आपने तो इस विषय में PhD की है। वैसे मेरा विषय था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सेल्यूलर जेल की भूमिका। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जी। में सेल्यूलर जेल की भूमिका। लेकिन आपने इस दौरान जरूर बहुत सी दिलचस्प चीजों के बारे में भी जाना होगा। जी हाँ, काफी दिलचस्प तथ्यों के बारे में मैंने जाना। सेल्यूलर जेल के निर्माण के पीछे बुनियादी विचार यही था कि कारावास का स्वरूप ज्यादा से ज्यादा कठोर बनाया जा सके, अधिक मुश्किल, अधिक सतर्क और अधिक सख्त। अब हम खड़े हैं इस गलियारे में। जी। आप अगर इस गलियारे सीधे सामने की तरफ देखते हैं तो आप देखेंगे कि हाँ जी। तीनों अलग अलग मंजिलें और 7 अलग अलग भुजाएं सभी इस मध्यवर्ती टावर से जुड़े हैं। हाँ जी, ये एक अनूठा डिजाइन है। निर्माण के वक्त यहाँ 7 भुजाएं थी। साइकिल के चक्के के स्पोक्स की तरह था ये डिजाइन। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हर एक विंग का सामने वाला हिस्सा दूसरी विंग के पिछले हिस्से की ओर है। जी, जी। जैसे इस विंग में रखे गए कैदी उस विंग के कैदियों से बात न कर सके, ऐसा ही कुछ बनाया था उन्होंने इसे। और इसकी रचना ऐसी थी कि सेल्यूलर जेल में आने और यहाँ से जाने के सभी रास्ते मध्यवर्ती टावर से ही गुजरते थे। अच्छा, यही वो जगह है जहाँ पर ब्रिटिश सरकार उनकी निर्मत सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने वाले सबसे शक्तिशाली और तेजस्वी स्वतंत्रता सेनानियों को कैदी बनाकर रखा था। भारत की मुख्य भूमि से कोसों दूर समुद्र के काले पानी में बसा ये जेल अपनी सख्त सजा और कठोर जीवन परिस्थितियों की वजह से सजाए काला पानी के नाम से कुख्यात था। समर्पित राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को सेल्यूलर जेल की इन कोठरियों में रखा जाता था और बाहर यहाँ आते में उनसे कठोर परिश्रम करवाए जाते थे। शुक्र है उनके बलिदान व्यर्थ साबित नहीं हुए, क्योंकि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले अंडमान द्वीप समूह भारत की स्वतंत्रता का एक अग्रदूत साबित हुआ। आजाद हिंद के अंतिम शासन के सर्वोच्च सेना अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को पहली बार अंग्रेजों से मुक्त भारतीय भूमि पर भारतीय तिरंगा लहराया। सोचिए कितने सारे कैदियों की कब्रें यहाँ समुद्र में बनी होंगी। जैसे ही इस मध्यवर्ती निगरानी टावर से सायरन बजता था, वैसे ही बंदरगाह में खड़ी नौकाओं को और पोर्ट ब्लेयर के निवासियों को पता चल जाता था कि सेल्यूलर जेल में आज फिर 3 कैदी सूली पर चढ़ा दिए गए। ये 6 साइड वाला मध्यवर्ती टावर सुरक्षा के लिए ही नहीं, परंतु खाड़ी का असाधारण दृश्य देखने के लिए एक अच्छी जगह साबित होती है। और अब हम देखते हैं नॉर्थ बे की ओर, और ये है नॉर्थ बे का विख्यात लाइट हाउस। चलिए आपको एक राज की बात बताते हैं। जरा अपना बटुआ तो निकालिए, उसमें से 20 रुपए का नोट निकालकर उसे ध्यान से देखिए। क्या दिख रहा है आपको? आपको दिखेगा यही दीपगृह। जी हाँ, 20 रुपए के हर नोट पर यही नॉर्थ बे का मशहूर दीपगृह। लेकिन अंडमान की कहानी केवल इतिहास से नहीं बनी है, दूसरा उसका पहलू भी है। ये पहलू है खूबसूरती का, ये पहलू है लोगों का, ये पहलू है साहस से भरा, ये पहलू है कुदरत का। पोर्ट ब्लेयर से सबसे पास वाली जगह है जहां से पर्यटक स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं। नीले रंग की हर मनमोहक छटा से भरा ये दृश्य किसी को भी आसानी से लुभा देता है। नॉर्थ बे में अभी शुरुआत ही हो रही है सूर्यास्त की। पोर्ट ब्लेयर से अगर आपको स्नॉर्कलिंग के लिए जाना है तो नॉर्थ बे बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर आप कांच के तल वाली बोट और गाइड के साथ स्नॉर्कलिंग की सामग्री को किराए पर लेकर देखने जा सकते हैं। नॉर्थ बे के पास वाले सभी 7 कोरल रीफ्स, मूंगे की चट्टानें। भाई मुझे तो इस प्राकृतिक मछली ग्रह में एक बच्चे की तरह लग रहा है। यानी कि तुम्हें तैरना नहीं आता तो भी कोई चिंता नहीं, मजा आ रहा है। देखिए इस पानी को। अंडमान को स्नॉर्कलिंग और डाइविंग का स्वर्ग क्यों कहते हैं, ये मुझे आज पता चला है। अब आप स्नॉर्कलिंग करके थक जाए तब पहाड़ी की तरफ चलिए इस मशहूर दीपगृह पर। यहाँ से देखने वाला दृश्य आपको
मंत्र मुग्ध कर देगा। इस सुंदर दृश्य को देखते हुए अगर आप अपने आप को भूल भी जाएं तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं होगी। हम लोग अब खड़े हैं रॉस द्वीप की ओर। ब्रिटिश राज के दौरान यह द्वीप बड़ा ही महत्वपूर्ण और हाई प्रोफाइल हुआ करता था। इतिहास, परंपरा, सामर्थ्य और एक अनोखे जादू से भरा नाम था रॉस। अंडमान द्वीप समूह के आबाद द्वीपों में से छोटे द्वीपों में इसकी गिनती होती थी। 1858 से 1942 तक पोर्ट ब्लेयर ने अंग्रेजी सत्ता के मुख्यालय के रूप में अपनी भूमिका बखूबी निभाई और अंग्रेजों को जो भी कुछ अच्छा लगता था वो सब रॉस द्वीप पर आसानी से उपलब्ध। ऑफिसर्स मेस, क्लब, चीफ कमिश्नर का बंगला, बेकरी, छापाखाना, खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की मशीन भी, सब कुछ। लगभग 84 सालों तक अंग्रेजों ने यहाँ राज किया। इसे अक्सर पूर्व का पेरिस कहा जाता था और फिर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1942 में जापानी सेना रॉस द्वीप पर उतरी और उसने उस द्वीप पर कब्जा कर लिया। उस खौफनाक समय की याद दिलाता है ये जापानी बंकर। और आज इस द्वीप का रखरखाव भारतीय नौसेना के जिम्मे है, जो इस जिम्मेदारी को बड़े ही प्यार और श्रद्धा से निभाती है। करीब 1 स्क्वायर किलोमीटर के विस्तार वाला रॉस लगभग 100 सालों तक ब्रिटिश अफसरों और उनके परिवारजनों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था। विलासिता से ओतप्रोत एक ऐसा रमणीय स्थान जिसकी ईंट दर ईंट कैदियों के छालों से भरे नंगे हाथों से रची गई थी। कहा जाता है समुद्र के किनारे बनी अफसरों की मेस और पहाड़ी पर बना चीफ कमिश्नर का बंगला, ये दोनों इमारतें इस द्वीप की सबसे आकर्षक इमारतें थी। लेकिन आज रॉस का ये रूप देखकर ये कभी पूर्व का पेरिस कहलाता था, इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल ही है। यहाँ की टूटी फूटी इमारतें अब पेड़ पौधों की जड़ों से और बेलों से भर गई, लेकिन इस दुर्वस्था में भी रॉस की सुंदरता छुपाए नहीं छुपती। यहाँ हम देख सकते हैं जंग लगे हुए बॉयलर और बिजली घर के जीर्ण अवशेष। यहाँ भाप की सहायता से बिजली बनाई जाती थी। ये है छापाखाना, डाकघर, टेनिस कोर्स और एक स्विमिंग पूल के अवशेष। कल्पना कीजिए रॉस द्वीप पर 74 साल पहले की दिसंबर महीने की एक सुहावनी सुबह कर्नल एडिसन और उनके साथ हैं उनकी मेम साहब। दोनों अपने बंगले से हाथ में इंग्लिश ब्रेकफास्ट की चाय के कप लेकर बेकरी में आते हैं। इसी बेकरी में बने ब्रेड, हॉट क्रॉस बन्स या केक, क्रोइज़ और ऐसे ही कुछ और स्वादिष्ट व्यंजन लेने। ये बेकरी ब्रिटिश राज में से सबसे बेहतरीन बेकरियों में से एक मानी जाती थी। ऊपर पहाड़ी पर हम देख सकते हैं ऑफिसर्स मेस और प्रेस्बिटेरियन चर्च के भग्नावशेष। स्थापत्य शिल्प का ये सुंदर नमूना किसी कविता शिल्प से कम नहीं लगता। थोड़े और आगे हम देख सकते हैं कब्रिस्तान का अवशेष और फेरार तट की तरफ जाने वाला ये रास्ता। इनकी वजह से यह द्वीप और भी रहस्यमय बन जाता है। चलिए बोट तैयार है और अब समय है वाइपर द्वीप की तरफ जाने का। नाम थोड़ा डरावना सा लगता है। इसका इतिहास भी कुछ कम डरावना नहीं है। सेल्युलर जेल के निर्माण से पहले 1858 के बाद जब भी राजबंदी यानी कि स्वतंत्रता सेनानी अंडमान लाए जाते थे तब उन्हें यहीं लाया जाता था। इस द्वीप के सर्वोच्च बिंदु पर स्थित लाल ईंटों से बना एक गुंबद था, फांसी का तख्त। लगभग 150 साल के बाद ये इमारत ढह रही है, लेकिन लकड़ी का यह बीम अब भी मजबूत है। और अब हम यहाँ आए हैं कॉबन्स कोव में एक शाम बिताने। ये पोर्ट ब्लेयर का सबसे सुंदर तट है और यहाँ हम बड़ी ही आसानी से पहुंच सकते हैं।
सकते। यहाँ सुबह आइए या फिर शाम को, यहाँ सुहाना मौसम लगातार बना रहता है और यहाँ तट से थोड़ी ही दूर पर एक भोजनालय और रिसोर्ट भी है। समुद्र तट से थोड़ी ही अंतर पर एक और द्वीप है जिसका नाम किसी अंग्रेज के नाम पर नहीं है। इसका नाम है स्नेक आइलैंड। ये घर है लैटिकुआना प्रजाति और ऐसे ही कुछ समुद्री सांपों का। अंडमान में 46 अलग अलग प्रकार के सांप पाए जाते हैं। इनमें से 13 प्रजातियां सिर्फ यही अंडमान में ही मिलती हैं। चैथम जेटी से हम बोट लेंगे बैम्बू फ्लैट के लिए। यह एशिया का सबसे पुराना आराम मिल है। चैथम या चाथम जो यहाँ के निवासी इसे पुकारते हैं। इसकी कहानी की शुरुआत हुई जब सितंबर 1789 में आर्चीबाल्ड ब्लेयर चैथम द्वीप पर अंग्रेजों का पहला नाविक दल जमाने के उद्देश्य से यहाँ आए। 1879 में इस आराम मिल की मशीनें मुख्य भूमि से और कुछ इंग्लैंड से भी यहाँ लाई गई और PWD विभाग ने इन्हें यहाँ जोड़ा। 1883 में वन विभाग की स्थापना हुई और फिर इस मिल की जिम्मेदारी वन विभाग ने ले ली। ये आराम मिल एशिया का सबसे बड़ा और पुराना आराम मिल है और कई दशकों के बाद ये आज भी पूरे जोर शोर से कार्यरत है। पोर्ट ब्लेयर से आगे होप टाउन होते हुए आधे घंटे की दूरी पर है माउंट हैरियट। 365 मीटर की ऊंचाई पर बसा माउंट हैरियट दक्षिण अंडमान का सबसे ऊंचा शिखर है और जैसे बंदरगाह की रक्षा करने के लिए मुस्तैद खड़ा है। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान में जहां हम अभी 350 मीटर की ऊंचाई पर हैं और ले रहे हैं सुबह की इस सुहावनी धूप का मजा। अंग्रेजों ने इस गर्मी के दिनों की राजधानी यानी कि समर कैपिटल क्यों बनाया है, ये आज समझ पा रहे हैं। अब मैं चल रहा हूँ माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान में और यहाँ का शांत वातावरण देखकर विश्वास नहीं होता कि हम पोर्ट ब्लेयर के इतने पास हैं। पंछियों की चहचहाट भरे इस अनछुए से जंगल से जाती है ये छोटी सी पगडंडी जो हमें ले जाती है 16 किलोमीटर दूर एक शांत समुद्र तट मधुबन पर। वाह क्या बात है। यहाँ से यानी 1193 फीट से यह पगडंडी शुरू होती है। काला पत्थर से होते हुए ऊपर माउंट कारपेंटर पहुंचती है जो 1250 फीट पर है और फिर नीचे की तरफ सीधे मधुबन बीच पर आप पहुंचती है। आप यहाँ से वापस आ सकते हैं या फिर दीपगृह से होते हुए समुद्र तट से मुड़ सकते हैं। ये जगह तो बहुत ही शानदार है। फॉरेस्ट गेस्ट हाउस से पास वाले वॉच टावर से हम चारों ओर का लुभावना दृश्य देख सकते हैं। चिड़िया टापू दक्षिण अंडमान की सबसे दक्षिणी छोर पर है। ये पोर्ट ब्लेयर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ का दृश्य देखते से ही इतनी दूर से आने की आपकी पूरी थकावट मिट जाएगी। यहाँ के बायोलॉजिकल उद्यान में आप अलग अलग प्रजाति के पंछी देख सकते हैं और प्रस्तावित कैनोपी वॉकवे से तो इसमें 4 चांद लग जाएंगे। आप मुंडा पहाड़ बीच पर तैर सकते हैं या फिर देख सकते हैं रटलैंड जो घने जंगल से इतना ढका हुआ है कि उसे लोग काला पहाड़ के नाम से जानते हैं। मैकफर्सन स्ट्रेट के सामने बसा रटलैंड अंडमान द्वीप समूह का सबसे मुख्य दक्षिण की ओर बसा द्वीप है। भूरी रेत से भरे समुद्र तट बदल जाते हैं लिटरल यानी तटीय जंगल। लंबे सफेद तने वाले गहराई तक चटके हुए और घनी छाया वाली विशालकाय खाड़ी महुआ तो दूर से ही पहचाने जा सकते हैं। रटलैंड द्वीप और सिंक द्वीप के पश्चिमी छोर पर पेड़ कुछ ज्यादा ही घने हैं। इनका मुख्य काम है हवा के जोर को रोकना और उसकी वजह से इनकी शाखाएं स्थायी रूप से तट की तरफ मुड़ी हैं।
चिड़िया टापू से 2 घंटे की दूरी पर है स्विंक आइलैंड। यह द्वीप यहाँ के बेहतरीन डाइविंग डेस्टिनेशन स्थानों में से एक है। लुभावने कोरल्स, आश्चर्यजनक समुद्री जीवन और 80 फीट तक साफ दिखाई देने वाला समुद्र का नीला पानी अनुभवी गोताखोरों के लिए अनुकूल साबित होता है। सिंक का सबसे बड़ा आकर्षण है इन जुड़वा द्वीपों को जोड़ने वाली रेत की एक संकरी सी पट्टी, और इसे देखने के लिए केवल 1 घंटे की दूरी में बसा महात्मा गांधी मेरीन पार्क से बेहतर क्या जगह हो सकती है। 15 द्वीप और 280 किलोमीटर के विस्तार वाले यहाँ बेहतरीन कोरल रीफ को कांच के तल वाली नाव में बैठ के देखना चाहिए। संकरी खाड़ियां, खुला समुद्र और हाँ, जॉली बॉय और रेड स्किन आइलैंड में डाइविंग भी। ये द्वीप पर्यटकों के लिए दिन में खुले रहते हैं। इन सब नजारों को देखने के बाद अगर आप और भी कुछ देखना चाहते हैं तो चलिए चलते हैं शहर में स्थित समुद्रिका नौसेना का समुद्री संग्रहालय है। इसमें अनेक प्रकार के शंख और समुद्री जीवों का विशाल संग्रह आप देख सकते हैं। मछली घर में 350 से भी ज्यादा समुद्री जीवों का प्रदर्शन किया गया है। और इसके पास ही है राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां आप अलग अलग वाटर स्पोर्ट्स चुन सकते हैं। रात के वक्त इस कॉम्प्लेक्स पर टिमटिमाती बत्तियां वाटरवे के चारों ओर से एक सुंदर से हार की तरह घेरती हैं। वाटरवे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के प्रवेश द्वार के पास हम देख सकते हैं ग्रेट एंडोमनीज, आदिम जाति और अंग्रेजों के बीच हुई अबरडीन की लड़ाई का यह स्मारक। यहाँ के एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम में पर्यटकों को इन द्वीपों की आदिम जनजातियों के बारे में जानकारी मिलती है। अंडमान के ये अलग अलग पहलू जब मैं देख रहा हूँ, तभी इन द्वीपों की ओर एक अनोखा पहलू मेरे सामने आता है, और वो है इन आइलैंड्स की सुंदरता को 4 चांद लगाने वाली और ताजगी का शीतल झोंका लाती रिमझिम बारिश। जैसे ही हम अंडमान ट्रंक रोड से दक्षिण की तरफ से मध्य और उत्तर अंडमान की ओर रुख करते हैं तो लगता है कि जैसे बारिश ने हमारे साथ ही आने का मन बना लिया है। यहाँ रहने वाली आदिम जाति को परेशानी न हो, इसीलिए अंडमान ट्रंक रोड पर चलते हुए वाहनों को और यात्रियों को कड़े नियमों का पालन करना जरूरी है। अंडमान ट्रंक रोड से अब हम पहुंच गए हैं बारातांग की नीलांबूर जेटी पर। यहां से अब हम जाएंगे मध्य अंडमान की ओर। यहां से अब हम एक छोटी सी नाव में बैठेंगे जो हमें मिडिल स्ट्रेट से अंधेरी गुफाओं में ले जाएगी। यहाँ हमें अंडमान का भौगोलिक चमत्कार देखने को मिलेगा। चूने के पत्थर यानी कि लाइमस्टोन की प्राचीन गुफाएं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, चूने के पत्थर में गिरती हुई बारिश की इन बूंदों को इसी तरीके से इन गुफाओं का जन्म हुआ था। ऊपर से छत से आने वाली इस नैसर्गिक रचना को स्टैलेक्टाइट कहते हैं और जमीन से निकलने वाली इस रचना को स्टैलेग्माइट कहते हैं। यहाँ पर हवा एकदम ठंडी है और उसमें नमी भी ज्यादा है। स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स के कॉलम्स के ये अलग अलग विलक्षण आकार एक अलग सा माहौल बना देते हैं। यहाँ से हम और एक भौगोलिक चमत्कार देखने जा रहे हैं, बारातांग के मशहूर मिट्टी के ज्वालामुखी।
इस संकुल में गीली मिट्टी के छोटे छोटे ढेर ज्वालामुखी की तरह उबलते हुए नजर आते हैं। इन छोटे छोटे ठंडी मिट्टी के ज्वालामुखियों का असली महाकाय